Indian Evidence Act 1872, Act number 1st of 1872, formed by the Third Law Commission of India, whose chairman was Sir James Stephen. सेक्शन 33 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेक्शन 34 से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. देखते हैं कितने सेक्शंस तक कवर कर पाते हैं. सेक्शन 34 क्या कहता है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब ये सेक्शन 34 बता रहा है कि भी जो अकाउंट्स की बुक्स वगैरह होती हैं उसमें अगर कोई एंट्री कर रखी है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी अकाउंट्स बुक मेंटेन करते हैं, इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. पहले तो ये होता था बही खाते ही मेंटेन होते थे हैंड रिटन, पर आजकल तो टैली वगैरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं तो कंप्यूटर में भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं. तो सेक्शन 34 डील करता है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स से. और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो आपके हैंड रिटन भी हो सकते हैं और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई एंट्रीज हैं, उनकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, उनकी रेलेवेंसी क्या होगी, इस बारे में डील कर रहा है सेक्शन 34. तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अकाउंटिंग का मेन पर्पज ही होता है सो दैट इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस. अगर अकाउंट्स बुक्स में कोई बात लिखी हुई है कि मैंने इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं या मैंने इस पर्सन से इतने पैसे लेने हैं या व्हाटएवर, अकाउंट्स बुक्स में अगर कोई भी बात लिखी हुई है तो उसको ऑथेंटिक माना जाएगा until unless कोई फ्रॉड कमिट ना किया गया हो. ठीक, तो देखिए क्या लिखा है. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब यहाँ पे जो जो वर्ड मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. कर्सर कहाँ गया वो राज बार बार. जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स उनको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा. कुछ मैंने 5.6 सेक्शन के अंडरलाइन किए हैं जो की वर्ड्स हैं. तो सबसे पहला तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे वो भी और हैंड रिटन होंगे वो भी. रेगुलरली केप्ट. अब कोई ऐसे अकाउंट्स जो कि भाई मालूम पड़ा इंक्वायरी होने वाली तभी बना के रख लिए, वो नहीं. जो रेगुलर बेसिस पे पर्सन अपने डेली नेचर ऑफ बिजनेस में जो मेंटेन करता है, रेगुलरली जो मेंटेन करता है, उसकी बात हो रही है. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलेवेंट. वो पूरी तरह से रेलेवेंट होंगे, पूरी तरह से ऑथेंटिफाइड होंगे, पूरी तरह से लीगलाइज माने जाएंगे. अनटिल अनलेस उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए. whenever they refer to a matter into which the court has to inquire. और कौन से मैटर्स के लिए वो रिलेवेंट होंगे? कोई भी ऐसा मैटर जिसके लिए कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, ऐसे मैटर अगर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे किसी मैटर के लिए, तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेलेवेंट होंगे. हैंड रिटन वाले या इलेक्ट्रॉनिक वाले, दोनों तरह के. ठीक है. फर्दर, बट सच स्टेटमेंट्स शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट. अब ये बात इंपॉर्टेंट आ गई कि इंपॉर्टेंट तो है, रेलेवेंट तो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज, लेकिन एज अ कोरोबरेटिव एविडेंस. कोरोबरेटिव एविडेंस का मतलब होता है एज अ सपोर्टिव एविडेंस, क्योंकि साफ साफ लिखा है शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट. सिर्फ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को एक्विट नहीं किया जाएगा, किसी को चार्ज नहीं किया जाएगा. हाँ, दे आर द इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट एविडेंस, बट as a corroborative and supportive. So shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. तो किसी पर्सन पे लाइबिलिटी लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया मैंने अभिषेक कुमार को 50,000 रुपए दिए हैं, इस बात की जर्नल एंट्री कर दी मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है. और एक साल बाद मैंने कोर्ट में ले जाके केस कर दिया कि भाई अभिषेक कुमार है मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रूफ बताइए, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दी. अरे ठीक है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री है, लेकिन और भी तो कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भी मैंने चेक से दिया या मैंने ना किसी बैंक एनईएफटी से ट्रांसफर किया, क्योंकि मेरी बुक्स तो मैंने ही बनाई है. हो सकता है मैंने उसको गलत बना के और ऐसा कर दिया हो. तो इस वजह से कहा है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेवेंट तो हैं, लेकिन एज अ सपोर्टिव एंड कोरोबरेटिव एविडेंस. फुल्ली ये इसको आप अलोन कैन नॉट बी अ सफिशिएंट एविडेंस. ये सेक्शन 34 समझ में आया आप लोगों को अच्छी तरह से? यस सर. जी. सेक्शन 35 रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड्स. सेक्शन 34 और सेक्शन 35 दोनों मिलते जुलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सेक्शन 34 में तो हमने कहा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने अगर कोई एंट्री की है या फिर मेरे अकाउंटेंट ने कोई एंट्री की है या फिर बीइंग अकाउंटेंट मैंने किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है, यानी प्राइवेट पब्लिक की बात हो रही है, प्राइवेट की बात हो रही है, सॉरी. लेकिन सेक्शन 35 क्या कह रहा है? पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है. तो रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड्स और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी.
अब आप कहेंगे सर ये पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है। चलिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे सिटीज़ में नगर पालिका होती है और नगर निगम होता है, और गांवों में जो पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, तहसील होती है, और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। वहाँ पे तहसील के ऑफिस में प्लस जो नगर निगम का ऑफिस है और नगर पालिका का ऑफिस है, पंचायती राज का ऑफिस है, इन सभी ऑफिस में ये सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ये सारे के सारे पब्लिक ऑफिस हैं। और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, लोगों की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड, सभी तरह के यहाँ पे डेटाज रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है ना, ये पब्लिक रिकॉर्ड हैं। इन पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई भी बात लिखी हुई है तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा। एक बार हमें एक मेरे केस था मेरे पास में एक, तो उसमें जो अपोजिट पार्टी थी उसके हमारे पास में डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी, मीन्स जो क्लाइंट था उसको उसके डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी। अब मान लीजिए आपको किसी कोर्ट में जाके केस फाइल करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में जो एंट्रीज की गई हैं, वो सारे के सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। चाहे वो पब्लिक रिकॉर्ड्स आपके है ना मैनुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। और उनमें जो एंट्रीज की गई हैं उसकी रेलिवेंसी कितनी होगी, क्या उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, क्या उसको एविडेंस लिया जाएगा, तो 101%। भाई जब आप प्राइवेट पर्सन के बनाए हुए अकाउंट्स को रेलेवेंसी दे रहे थे, तो ये तो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मेंटेन हो रहे हैं, तो इनकी तो 100% रेलेवेंसी है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एन एंट्री इन द एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। ठीक है, पब्लिक और द अदर ऑफिशियल बुक की बात यहाँ पे कर रहा है ये बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। उस रिकॉर्ड में किस तरह की बात होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात होनी जो कि या तो फैक्ट इन इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट याद है ना क्या होता है? फैक्ट इन इशू वो होते हैं जिसके बेसिस पे केस प्रोसीड कर रहा है, और रेलेवेंट फैक्ट क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस केस में। एंड मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, ये भी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये जो पब्लिक रिकॉर्ड है ये मेंटेन किसने किया हो, ये पब्लिक सर्वेंट ने मेंटेन किया हो। यानी कि अगर तहसील ऑफिस में अगर कोई रजिस्टर है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, तो तहसीलदार ने या उसके क्लर्क ने मेंटेन किया हो। अगर पंचायत ऑफिस में कोई रिकॉर्ड है तो या तो सरपंच ने या उसके किसी क्लर्क ने मेंटेन किया हो। अगर नगर निगम में है, नगर पालिका में है, तो वहां का जो अपॉइंटेड पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने वो मेंटेन किया हो। मान लीजिए नगर निगम में कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मैं जाके उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके आ जाता हूँ, तो थोड़ी ना उसको फिर रेलिवेंसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है उसको मेंटेन करना। तो अगर पब्लिक रिकॉर्ड में कोई बात लिखी हुई है, वो पब्लिक रिकॉर्ड कैसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो ऑफिशियल बुक्स हो सकती हैं, वो रजिस्टर हो सकता है, वो रिकॉर्ड ऑफ द इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और वो बातें किसी पब्लिक सर्वेंट ने ही रिकॉर्ड की हूँ, ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है, द पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड, उसकी ड्यूटी है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना। पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और वो बातें भी उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करते समय लिखी हो। ठीक है, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली। हाँ, यहाँ पे अदर पर्सन किसके लिए लिख रहा है? कभी कभी के डेपुटेशन पे भेजा जाता है ना किसी पर्सन को, कि भाई ऑफिस में बंदा छुट्टी पे है, या कोई जैसे फीमेल स्टाफ होगा मैटरनिटी लीव पे गई 6 मंथ्स के लिए, तो पीछे से ऑफिस बंद तो नहीं कर देंगे 6 महीने के लिए, तो उसके लिए डेपुटेशन पे किसी पर्सन को रखा, तो उसके लिए लिखा है बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली। यानी कि वो पर्सन भी स्पेशली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते समय वो चीजें लिख रहा है। अगर तो या तो पब्लिक सर्वेंट खुद लिख रहा है, या फिर उसकी जगह पे दूसरा पर्सन भी लिख रहा है, लेकिन वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करते हुए ही लिख रहा है, अपना करते हुए, निर्वहन करते हुए वो काम कर रहा है। तो एंजॉयड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक्स रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी तक आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में, वो पब्लिक रिकॉर्ड में ऑफिशियल बुक्स भी हो सकती है, रजिस्टर भी हो सकता है। अगर कोई बात लिखी हुई है, और कौन सी बात, कोई भी ऐसी बात जो कि या तो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है या फिर फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है, वो बात किसने लिखी है? या तो पब्लिक सर्वेंट ने लिखी है, या कोई अदर पर्सन इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज उसने लिखी है। तो ऐसी बातें, ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड में लिखी हुई ऐसी एंट्रीज
उसके बारे में आगे अपन स्क्रॉल करके देखते हैं क्या लिखता है। itself a relevant fact, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, is itself a relevant fact। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, पूरी तरह से सुसंगत होंगी, पूरी तरह से रेलेवेंट फैक्ट होंगे। लास्ट इसका एक मैक्सिम के थ्रू मैं इसको बताते हुए और इसको कंप्लीट कर देता हूँ इस वाले सेक्शन को। यहाँ पे हमारी आज की क्लास ओवर हो जाएगी। क्या है मैक्सिम, मैक्सिम है यहाँ पे एंटेलेटम मोटम। एंटेलिटम मोटम मीन्स एनीथिंग सेड बिफोर द केस बिगन, documents made ante latem mortem and be relied upon safely under section 35। एंटे लेटम मोटम का मीनिंग है कुछ भी जो कहा गया, कुछ भी जो किया गया, या कुछ भी जो लिखा गया, कब, केस स्टार्ट होने से पहले। अब जब केस चल नहीं रहा था तब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई बात लिखी है तो उसको मैनिपुलेट करके तो नहीं लिखा गया होगा ना, वो तो उसने जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखा था, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए लिखा था। हाँ, केस स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई बात लिखी गई तो अपन फिर भी ये संदेह कर सकते हैं कि भी हो सकता है इसने ना पैसे वैसे लेके और ना केस की जो पार्टीज उनसे पैसे लेके इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दिया। लेकिन केस स्टार्ट होने से पहले अगर कोई बात लिखी गई थी तो उसकी तो रेलेवेंसी मानी जानी चाहिए। बस वही बात लिखी है सेक्शन 35 में कि किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री है, ऐसी एंट्री जो कि रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, और वो एंट्री अगर पब्लिक सर्वेंट ने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज में की है, ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करते समय एंट्री की है उसने, तो उसकी फुल रेलेवेंसी होगी, बल्कि उसकी रेलेवेंसी ना होके वो इटसेल्फ रेलेवेंट फैक्ट ही माना जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 35। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 हमने डिस्कस किया आज। सेक्शन 34 में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, सेक्शन 35 में पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात थी। उम्मीद करता हूँ दोनों सेक्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। और कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो को आप दोबारा से चैनल पे जाके देख सकते हैं, आज रात को अपलोड हो जाएगा। और कोई डाउट अगर अभी पूछना चाहे तो अभी भी पूछ सकते हैं।